सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे हरियाणा एडीओ मेंस के लिए। और आपके पास काफ़ी कम टाइम बचा है क्योंकि एनी टाइम जो है आफ्टर 3 फरवरी आपकी जो डिसीजन है कोर्ट का वो आ सकता है। और आई होप कि जल्दी कोर्ट का डिसीजन आए और आपको तब तक वेट नहीं करना है। और 3 फरवरी को आपका कोर्ट का डिसीजन आता है फाइनली, तो आपका फरवरी एंड में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है। तो उसके लिए आपके पास अभी कम जो है काफ़ी कम कंपटीशन है। तो अगर आप यहाँ से अच्छे से तैयारी कर पाएंगे मेंस की, क्योंकि रिटर्न है यहाँ पे काफ़ी लोगों को रिटर्न में दिक्कत होती है, काफ़ी लोगों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है क्योंकि वो हिंदी मीडियम में अच्छे से राइटिंग कर पाते हैं जबकि इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं। तो उन सब के लिए ये सब कुछ देखते हुए अभी काफ़ी कम कंपटीशन बचा है आपके लिए। और जो लोग हिंदी मीडियम से है वो प्लीज़ अपना है जो राइटिंग स्किल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करके उसको इम्प्रूव करें, ताकि आप जो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको मिस ना कर सके। तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले यूनिट सी और डी जिसके अंदर हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री वाला पार्ट है। तो उसके जो क्वेश्चंस है और उनके आंसर अपन डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चन है वो कैसा आपको पूछ सकता है। और लगभग 10 क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पे लेके आया हूँ, 10 क्वेश्चन के सारे आंसर हैं। तो उसको आपको कैसी आंसर राइटिंग करनी है, और इससे क्या होगा कि अगर आपने ये यूनिट ऑलरेडी पढ़ रखी है तो आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाएगा और साथ में उसका आंसर आ जाएगा। तो आपको एक तरीके से जो है रिवीजन आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जब मैं आंसर बताऊंगा तो आपका क्या है दोबारा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ये चीज़ें अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है तो आपने ये सब कुछ पढ़ रखा होगा। तो काफ़ी अच्छी सीरीज है, मैं चालू करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इसको पूरा देखना है और क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर उसके बारे में आंसर बताऊंगा, ताकि आपका रिवीजन है वो एक तरीके से होगा। तो एक तरीके से रिवीजन सीरीज है। और अभी से आप इसको जारी रखिए क्योंकि आपके पास ज़्यादा नहीं बचा, आज 1 जनवरी हो गई है और समय को ज़्यादा जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो इसी तरीके से मैं आपको करना चाहूँगा कि आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है हमारी टेस्ट सीरीज से ही है। तो हमने ऑलरेडी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी जिसके हमने यूनिट वाइज सारे टेस्ट वो कवर कर लिए हैं। और साथ में हमने 5 फुल लेंथ टेस्ट भी है वो कवर कर लिए हैं, और लगभग उसके अंदर 200 से आसपास क्वेश्चन है हमने कंप्लीट कर लिया अभी तक। और अभी भी और क्वेश्चन है वो अभी रनिंग में है। फुल लेंथ टेस्ट अभी काफ़ी सारे आने वाले हैं, तो लगभग 300 से 350 के आसपास क्वेश्चन है। हमारा टारगेट है क्वेश्चन हम कंप्लीट करें, और उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है उस टेस्ट सीरीज में। तो जो है आपका रिवीजन है अच्छी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। तो अब अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। डिस्कस द इम्पोर्टेंट फीचर्स एंड सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री इन इंडिया, अगर आपका क्वेश्चन ऐसे आता है। एंड आगे पूछता है कि हाउ कैन सोशल फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव्स बी स्ट्रेंथन टू मीट कॉन्टेम्परेरी क्लाइमेट एंड लाइवलीहुड चैलेंजेस। तो आपका ये क्वेश्चन आया मान लो कि, और आपका ये 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो सबसे पहले आपको पूछा है कि इंपॉर्टेंट फीचर एंड सोशियो इकोनॉमिक जो सिग्निफिकेंस है सोशल फॉरेस्ट्री का इंडिया के अंदर जो है वो क्या है, तो उसके बारे में आपको सबसे पहले यहाँ पे बताना होगा। तो सबसे पहले आप क्या है अपने आंसर में सबसे पहले कॉन्सेप्ट और फ्यूचर फीचर लिखेंगे, क्या क्या फीचर्स है सोशल फॉरेस्ट्री के। तो सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, एक सोशल फॉरेस्ट्री क्या करती है, प्रमोट करती है आपके जो प्लांटिंग ट्री को। कहाँ पे, ट्रेडिशनल जो फॉरेस्ट एरिया, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरिया क्या है कि जहाँ पे ऑलरेडी आपका जो फॉरेस्ट है उस एरिया के अलावा अगर आपका कहीं आप फॉरेस्ट कर रहे हैं, आइधर रोड साइड में कर रहे हैं या आपके खेत की बाउंड्री पे कर रहे हैं, या फिर आपके विलेज कम्युनिटी के लिए आप एक फॉरेस्ट बना रहे हैं, तो उस एरिया में अगर आज आप फॉरेस्ट्री करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं। और ये सोशल फॉरेस्ट्री को नाम इसलिए किया गया क्योंकि ये अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो आपकी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है। ये फॉरेस्ट्री है जो बनाई जाएगी। तो मैं अपने आप को यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, या फिर मैं अपने आप को यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे जो फॉरेस्ट्री है वो क्रिएट की जाती है आउट ऑफ ट्रेडिशनल एरिया से। और कहाँ पे लगाएंगे इसको, हम लगा सकते हैं जो कम्युनिटी लैंड है वहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर पंचायत की जो ज़मीन है वहाँ पे लगाएंगे, या फिर फील्ड के बंड्स के ऊपर, जो हमारी फील्ड है उसके ऊपर जो बंड बनी है वहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर रोड साइड में अगर हम प्लांटिंग करते हैं। तो ये सारे हमारा किस में आता है, ये सोशल फॉरेस्ट्री की हमारे यहाँ पे डेफिनेशन हो जाती है। सेकेंड नंबर बात करते हैं, इसका जो क्या होता है एम्फोसिस होता है पीपल्स का पार्टिसिपेशन, मतलब जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आपका सोशल जो फॉरेस्ट्री है उसका एक्सटेंशन होगा, वो बढ़ेगी, उसका जो विस्तार है वो होएगा। तो ये इसका एम्फोसिस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पीपल्स पार्टिसिपेशन, कितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड बेनिफिट शेयरिंग यहाँ पे हम कितने करते हैं, क्योंकि जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो हमारा बेनिफिट होगा। हम सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि हमने जो है ओनली उसका शेडिंग के लिए या फिर हमने बस उसको लगा के छोड़ दिया, उससे जो हमें जो है
कह सकते हैं कि रिसोर्सेज जो मिलेंगे या फिर उससे जो फ्यूल मिलता है या फोडर मिलता है, तो उसके जो हम इनकम का जो सोर्स होगा उसका जो बेनिफिट शेयरिंग है वो जितने भी लोग पार्टिसिपेट उसमें किया था उनमें हमें इक्वल यहाँ पे शेयरिंग करनी रहेगी। फिर इसके बाद इसने बताया कि इसके अपन जो सोशल फॉरेस्ट्री में क्या क्या इंटीग्रेट रहता है, फ्यूल वुड जो होते हैं वो प्लांट्स हम लगाते हैं, फोडर वाले प्लांट लगाते हैं ताकि हमारी जो रूरल कम्युनिटी की जो नीड्स है फोडर के लिए, लाइव स्टॉक के लिए, वो यहाँ पे कंप्लीट हो सके। स्मॉल टिम्बर जो कि लकड़ी जलाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। एंड एंटी एफपी प्रोडक्शन फॉर रूरल हाउस होल्ड के लिए यहाँ पे नॉन टिम्बर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, एंटी एफपी का मतलब, तो उसका प्रोडक्शन के लिए हम रूरल हाउस होल्ड के लिए ये सब चीजें हम ये टाइप के जो प्लांट्स हैं हम यहाँ पे लगाते हैं। और ये कैसे होने चाहिए, फास्ट ग्रोइंग होने चाहिए, मतलब जल्दी जल्दी ये ग्रो करने चाहिए, ऐसे प्लांट में लगाना है। वो मल्टीपर्पज स्पीसीज होने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग पर्पज के लिए हम इन स्पीसीज को यूज कर सके, ऐसी स्पीसीज हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जैसे हमारा नीम हुआ, यूकलिप्टस हुआ, हमारा सुबबुल हुआ। तो नीम का जैसे आपको बताया कि आपको मेडिसिन में आप क्या में आता है, और सफेदा जिसको अपन बोलते हैं, यूकलिप्टस जो कि आपका जो कैनाल एरिया में लगाया जाता है, जिससे कि जो है एक्सिस जो वाटर ड्रेनेज की तरह, बायो ड्रेनेज की तरह ये काम करता है। और सुपरबूल भी आपके ग्रीन मैन्योरिंग की तरह काम करता है, एनिमल के फोडर की तरह काम करता है। तो वहाँ पे भी इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज ट्री के तरह हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिर यहाँ पे बता रखा है कि सपोर्ट सोइल कंजर्वेशन का, ये ऐसे प्लांट लगाना चाहिए कि सोइल कंजर्वेशन जो सोइल इरोजन है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। यहाँ पे ड्यून स्टेबलाइजेशन है, जैसे कि यहाँ पे जो विंड इरोजन के द्वारा, जैसे कि जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे रेत एक जगह से दूसरे जगह जाती है, तो उसको स्टेबलाइजेशन मतलब वहाँ पे अच्छे से उसकी अगर डीप रूटेड होगी तो वहाँ पे उसको ड्यून को है जो टीले हैं मिट्टी को, उसको स्टेबलाइज करके रखेगा, मिट्टी का जो मूवमेंट है उसको यहाँ पे ब्रेक करेगा। और उसके बारे में एग्रो इकोलॉजिकल बैलेंस भी यहाँ पे हमारा बने रहना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे इसका सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है। सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला है लाइवलीहुड सिक्योरिटी। तो ये हम क्या करता है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम जी रहे हैं तो हमारे जीवन निर्वाह के अंदर ये काम नहीं दे रहा है, तो ये क्या करता है, हमें ईयर राउंड बायोमास प्रोवाइड करता है। एक तो हमें बायोमास यहाँ पे मिलेगा, लकड़ी वगैरह मिलेगी, या जो आउट सोर्स जो इसके रिसोर्सेज वगैरह है प्लांट से जो मिलेंगे, और इनकम मिलेगी। जो वुड लोड्स है, जो लकड़ियाँ वहाँ से हम यूज कर सकते हैं, तो उनसे हमें एक तरीके से क्या है, इनकम भी यहाँ पे मिलेगी। तो लाइवलीहुड फूड सिक्योरिटी हमें ये सोशल जो फॉरेस्ट्री है वो देती है। वुमेन एम्पावरमेंट देता है, जैसे वुमेन्स है जो रूरल एरिया के अंदर है, ज़्यादातर वो फील्ड का ही काम करती है, एग्रीकल्चर वर्क के अंदर इन्वॉल्व रहती है, तो उनको एक तरीके से रोजगार यहाँ पे मिलेगा। और वो इन प्लांट्स के अंदर उनकी देखभाल करेगी, या फिर एक अच्छा सा फॉरेस्ट एरिया क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे इनका जो वर्क कल्चर है वो भी चलता रहेगा, साथ में उनको एक एम्पावरमेंट मिलेगा, एक रोजगार तरीके से मिल जाएगा, ताकि उनका जो इनकम का सोर्स है वो भी यहाँ पे जनरेट हो सका। और फिर बता रहा कि फूड रिड्यूस जो आपका, हाँ, फोल्डर जो है यहाँ पे, तो फोल्डर का भी हमें एक कैसे सोर्स यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया सुबरबुल वगैरह है जो फोल्डर के अच्छे खासे सोर्स है ये प्लांट, तो इनका हम प्लांटेशन यहाँ पे कर सकते हैं। फिर है एम्पावरमेंट जनरेशन में भी ये काम करता है, मतलब कि ये मैंने वही बात करी, जैसे कि आपको यहाँ पे रोजगार मिलेगा, जिसके अंदर नर्सरी अगर आप बनाते हैं, फिर आप प्लांट सेल करते हैं, तो वहाँ पे आपको पैसा मिल पाएगा। प्लांटेशन अगर आप करने के लिए अगर हम लेबर को बुलाते हैं, तो वहाँ पे भी आपका है अच्छा खासा पैसा जनरेट होता है लेबर के लिए। और वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज़ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब कि इसका जो फर्दर जो है हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं लकड़ी से, या फिर जैसे कि तेंदू है, तेंदू के पत्ते से आपकी बीड़ी बनती है, तो उनका यूटिलाइजेशन हम क्या है, वैल्यू एडिशन में कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है रिड्यूस प्रेशर ऑन नेचुरल फॉरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, हमारा खुद का एक सोशल फॉरेस्ट्री क्रिएट कर लेंगे, तो हमें जो एक्चुअल में जो हमारा फॉरेस्ट है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे डैमेज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो मीट जो डिमांड है, जैसे फोर्टर की डिमांड है या और किसी चीज़ की डिमांड है, वो हम यहाँ से ही पूरी कर लेंगे, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कंजर्व रहे, बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व रहे, और हमें हमारा जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसके ऊपर प्रेशर है वो नहीं आएगा। उसके बाद में इन्होंने दे रखा कि क्लाइमेट को बेनिफिट भी हमें यहाँ पे मिलने वाला है, जिससे कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा, माइक्रो क्लाइमेट रेगुलेशन यहाँ पे एक तरीके से हमें देखने को मिलेगा। माइक्रो क्लाइमेट की मतलब हो गया कि सोइल के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है, तो उनकी एक्टिविटीज है वो रेगुलर चलती रहेगी। तो ये वाला जो रेगुलेशन है वो माइक्रो क्लाइमेट रेगुलेशन रहेगा। और ये जो लैंड का डिग्रेडेशन है, जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी कभी लैंड में आ जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, तो उसके डिग्रेडेशन से भी हम यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे यहाँ पे। फिर इसके बारे में है, ये क्या करता है, इंप्रूव करता है हमारे फार्म इनकम को, जिससे कि किसके थ्रू हमारे फार्म की इनकम कैसे बढ़ी। जैसे हमारी बाउंड्री थी वो खाली पड़ी थी, तो उसमें हमने अगर प्लांटेशन कर दिया, तो बाउंड्री प्लांटेशन कर रहे हैं, तो एक तरीके से जो खाली जमीन थी उसका हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अच्छे तरीके से। और एग्रो फॉरेस्ट्री इंटीग्रेशन एक तरीके से हो जाएगा, अगर हम बंड पे हम लगाते हैं जो हमारा फॉरेस्ट के प्लांट्स लगाते हैं, तो यहाँ पे जो है एक तरीके से एग्रो फॉरेस्ट्री का जो इंट्रक्शन, हम एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, हम क्रॉप के साथ में जो सिल्वी कल्चर करते हैं फॉरेस्ट की
ट्री लगाते हैं उसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। तो इसका इंटरेक्शन है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर अपन देखेंगे कॉन्टेम्पररी जो चैलेंजेस है इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले चैलेंजेस की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहला जो है लैंड टेन्योर का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है। क्योंकि अगर जिस फार्मर के पास में लैंड नहीं है, अगर वो लीज पे लैंड लेता है तो मोस्टली उसको 5 साल के लिए यहाँ पे लैंड मिलती है। और जबकि जो फॉरेस्ट प्लांटेशन है लगभग कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो 3 साल में जो अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं, 5 साल में जो है उसका फुल पोटेंशियल अपना दिखाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब तक फार्मर का जो टेन्योर है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है और वो है उसका जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, जिसका आउटपुट उसको जो मिलने वाला था फॉरेस्ट्री, वो यहाँ पे नहीं मिल पाता। तो लैंड टेन्योर एक कॉन्फ्लिक्ट है, लंबे समय के लिए यहाँ पे लैंड टेन्योर है वो नहीं मिल पाता है। लिमिटेड पार्टिसिपेशन है, लोग जितने भी हैं अवेयर नहीं है, पार्टिसिपेशन कम कर सकते हैं। और पूरा जो प्लांटेशन हम यहाँ पे पौधे जो लगाते हैं, कुछ पौधों का क्या हुआ पूरा सर्वाइवल रेट होते हैं, जो प्लांट्स क्या है जो है हम उसका जब प्लांटेशन करते हैं नर्सरी से तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते। मार्केट असेसन एमएसपी जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे इसमें नहीं दिया गया है। और जो ट्री की जो स्पीसीज है तो ये क्या है एमएसपी वाला जो सिस्टम है यहाँ पे वीक दे रखा है, इसलिए प्लांटेशन की तरफ जो फार्मर है वो जाना नहीं चाहता है। अदर है कि एनुकेटेड जो एक्सटेंशन और इंस्टीट्यूशनल कन्वर्जेंस है, तो एक्सटेंशन एक्टिविटीज है जो इस चीज़ को हमें प्रसार करना चाहिए ताकि फार्मर्स को इसको अवेयरनेस आए। और कुछ प्रोग्राम्स वगैरह हमारी गवर्नमेंट को लेकर आना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस है, अगर आपको चैलेंजेस पूछता है तो आप चैलेंजेस भी लिखेंगे तो आपका जो आंसर है काफ़ी अच्छा जो है इफेक्टिव आपको निकल के आएगा। इसके बाद में स्ट्रेंथिंग मेजर्स अपन देख सकते हैं कि कैसे हम इसको क्या है स्ट्रेंथ कर सकते हैं, मतलब कि अच्छी तरीके से इसका जो यूटिलाइजेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना, कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट का हो गया कि विद ट्रांसपेरेंट बेनिफिट शेयरिंग। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट की कम्युनिटी के साथ में मिलकर हमें 10-20 लोगों का एक ग्रुप बनाना है, उसके साथ में हमने डिसाइड किया है कि हमें क्या है सोशल फॉरेस्ट्री यहाँ पे क्रिएट करनी है। और उसके बारे में जितना भी उससे जो बेनिफिट आने वाला है उसको हम इक्वल शेयरिंग यहाँ पे करेंगे। तो वो हमें क्या करना है CFM की तरफ हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो प्रमोट करना है हाई वैल्यू जो प्लांट्स है, जैसे कि जिन प्लांट्स की ज़्यादा डिमांड है हाई मार्केट के अंदर, ताकि उनकी जो जो प्राइस है, हम अगर उनको वहाँ पे बेचने जाते हैं उसके प्लांट के कोई भी जो है प्रोडक्ट को, तो वहाँ पे क्या है हमें अच्छा खासा पैसा मिले। जैसे कि यहाँ पे जो पॉपुलर यहाँ पे दे रखा है या फिर बैम्बू ये दे रखा है, तो ऐसे प्लांट है जो हमें क्या है थोड़े महंगे होते हैं मार्केट में, इनका जो प्रोडक्ट है या फिर इनका जो टिम्बर हम बेचने जाते हैं, तो वो प्लांट्स में अगर हम जाएंगे तो हमारा क्या है अल्टीमेटली जो है बेनिफिट यहाँ पे शेयरिंग इंक्रीज होगी। तो बेनिफिट शेयरिंग इंक्रीज होगी तो हमारा एक तरीके से पार्टिसिपेशन है यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीआईएस बेस्ड प्लानिंग हमें यहाँ पे करनी चाहिए। जीआईएस बेस्ड प्लानिंग का मतलब हो गया हमें आइडेंटिफाई करना है जो डिग्रेडेड लैंड्स है या मॉइस्चर रेजाइम्स हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो डिग्रेडेड लैंड्स वगैरह को हमें क्या कर सकते हैं सोशल फॉरेस्ट्री में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो लैंड है वो एग्रीकल्चर एरिया में यहाँ पे काम में नहीं आ रही है, तो हम वहाँ पे प्लांटेशन यहाँ पे कर सकते हैं। और मॉइस्चर लेवल क्या है कि वहाँ पे अगर इन डेप्थ में भी जाके अगर मॉइस्चर है तो जो प्लांट्स है आपके फॉरेस्ट्री को डीप रूटेड होते हैं, तो वहाँ से मॉइस्चर यहाँ पे इजिली गेन कर सकते हैं। अनदर बात करते हैं जो यहाँ पे दे रखा है स्ट्रेंथन करना है हमें वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा, जैसे प्लांटेशन के लिए कोई मशीनरी लेके आ रहे हैं या फिर नए जो इक्विपमेंट्स है वो हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो उन सबको चीज़ों को हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। एनटीएफई प्रोसेसिंग हमें करनी चाहिए और नॉन टिम्बर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। उसकी प्रोसेसिंग करके हम मार्केट में उसको बेचते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है उसकी अगर प्रोसेसिंग हो जाती है तो इट विल बी गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट देन नॉन प्रोसेस्ड प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना है प्रोसेसिंग के ऊपर भी क्या करना फोकस करना पड़ेगा। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जैसे एफपीओ है, तो एफपीओ की तरफ भी आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा। एफपीओ क्या होता है फार्मर का जो है 10-20-50 जो फार्मर होता है उनका क्या होता है यहाँ पे ग्रुप होता है। तो एफपीओ की तरफ आपको क्या करना पड़ेगा जाना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेंथनिंग मेजर्स आपके हो गए। इसके अंदर हम एक बात ये भी कर सकते हैं कि जो इंटीग्रेट कर सकते हैं सोशल फॉरेस्ट्री को, जैसे मनरेगा है, तो मनरेगा में यहाँ पे 100 दिन का रोजगार आपको दिया जाता है, अभी बढ़ा के 121 दिन का यहाँ पे कर दिया गया है। तो और प्रधानमंत्री कौशल कृषि सिंचाई योजना है, तो इन सबसे के अंदर अगर इस स्कीम को यहाँ पे अपन सोशल फॉरेस्ट्री वाले को मर्ज करते हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस टू बी इंक्रीज अवर सोशल फॉरेस्ट्री एरिया आउट ऑफ अवर नेचुरल फॉरेस्ट एरिया। जो कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया उससे अगर हटके हमें कोई एरिया क्रिएट करना है तो ये वाली जो है स्ट्रेंथिंग मेजर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। और दे रखा कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड मेथड यूज इन प्रोपोगेशन ऑफ फॉरेस्ट प्लांट। तो प्रिंसिपल हमें बताना है प्लांट जो प्रोपोगेशन है और इसके अंदर कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं वो बताना है। और हमारा जो एम्फेसिस होना किसके ऊपर होना चाहिए, स्पीसीज यूज इन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में जो हम स्पीसीज यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये है हमें इस आंसर को यहाँ पे देना है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन भी कई बार स्प्लिट होकर क्वेश्चन आता है, वैसे अभी मेनली आ नहीं रहा है क्योंकि अभी एग्जाम्स में एक
दो ही क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से एक दो क्वेश्चन को स्प्लिट कर रहा है, बाकी 10 मार्क्स के सीधा क्वेश्चन दे रहा है। तो उसके हिसाब से भी हमें रेडी रहना है, क्या पता अगर पूछता है तो हम उसके अकॉर्डिंग रेडी रहे। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे सीड बीड प्रोपोगेशन, सबसे पहले आता है कि सीड से हम क्या करते हैं, उसका प्रोपोगेशन करते हैं। तो ये क्या यूज किया जाता है, और ये यूज किया जाता है फॉर द स्पीसीज जो कि जेनेटिकली डाइवर्सिटी यहाँ पे आपको एडवांटेज दी जाती है। तो डाइवर्स जैसे जिसमें ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन स्पीसीज में होता है, तो उसमें हम सीड से द्वारा ही प्रोपोगेशन करते हैं, आपको भी पता है। तो उनके अंदर यूज किया जाता है, जैसे साल हुआ आपका, टीक हुआ, तो इन प्लांट्स के ऊपर अपन क्या है यूज किया जाता है। और इसके बारे में आपको लिखना है कि रिक्वायर्ड, इसके अंदर क्या है सीड टेस्टिंग करनी पड़ती है कि प्योर सीड कितना है, जो इसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो सीड का कितना है, वो सारी चीजें हमें क्या करना है यहाँ पे देखना पड़ता है। उसके बारे में हम स्टार्टिफिकेशन करेंगे। स्टार्टिफिकेशन का भी आपका मतलब होता है कि जर्मिनेशन को ब्रेक डाउन करने के, अगर जो है डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए अगर हम कोई कार्य करते हैं, तो अगर टेम्परेचर से हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो स्टार्टिफिकेशन बोलेंगे। स्कैरिफिकेशन है जब हम रबिंग करेंगे उसके जो हार्ड सीड कोट है उसको स्कैरिफिकेशन बोलते हैं। अनदर है कि सीड ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है, जैसे इसका स्कैरिफिकेशन यहाँ पे बता दिया कि रबिंग करेंगे जब रफ सीड है या हार्ड सीड कोट है उसका, तो ताकि उसका जर्मिनेशन हो सके, उसकी डोरमेंसी है वो ब्रेक डाउन हो सके। हॉट वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये सारी हम सीड प्रोपोगेशन मेथड में ये सारी चीज़ें अपने यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके बारे में अगर दूसरी बात करते हो तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम क्या करते हैं, स्टेम कटिंग का यूज करते हैं, ग्राफ्टिंग का यूज कर सकते हैं, ए लेयरिंग का करते हैं, टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का अपन क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में यूज कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, इसका फायदा है कि यो जो क्लोनल यूनिफॉर्मिटी है, जो जैसे कि जो प्लांट बनेगा वो अपने पेरेंट के जैसा बनेगा, सेम बनेगा। तो वो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलती है। जैसे कि स्पीसीज यहाँ पे कौन कौन से में ये जो है यूकलिप्टिव्स है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हाँ, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में, तो अपन देख सकते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अपन यहाँ पे बात कर रहे थे, तो इसमें हम स्टेम कटिंग या फिर आपका ग्राफ्टिंग है, एयर लेयरिंग, टिश्यू कल्चर, इसमें अपन जा सकते हैं। और इसके बाद में जो है ये क्या होता है, जो आपकी यूनिफॉर्मिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि जैसा आपका जो पेरेंट है वैसा ही आपका जो है इसकी जो ऑफ स्प्रिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। और किस किस स्पीसीज में हम यूज करते हैं, यूकलिप्टस जो है आपको इसमें यूज कर सकते हैं, पॉपुलर में कर सकते हैं, और बैम्बो में अपन ये जो है यूज कर सकते हैं। तो दो आपके मेथड यहाँ पे हो गए। एक हो गया आपका सीड बेस्ड मेथड जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव मेथड जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और नर्सरी प्रैक्टिस में भी हम जा सकते हैं। नर्सरी प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो रूट ट्रेनर्स है उसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और कंट्रोल्ड वाटरिंग यहाँ पे यूज करेंगे, ताकि जो स्मॉल प्लांट है उसको हम तैयार करेंगे लगभग 1 मंथ की या एज में, या 2-4 मंथ की जो प्लांटेशन एग्रो फॉरेस्ट्री की अगर बात करते हैं, तो उनकी जो एज हो जाती है उसके बारे में हम क्या है उसको ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, जिस एरिया में हम यहाँ पे लगाना है। शेड मैनेजमेंट भी यहाँ पे हमें करना पड़ता है, ताकि जो सन के द्वारा इंजरी है वो प्लांट को यहाँ पे ना हो पाए। और यहाँ पे हार्डनिंग करती है बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। तो हार्डनिंग का मतलब ये होगा कि जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके रूट को अगर हम किसी भी केमिकल में या फिर पेस्टिसाइड के अंदर हम डिप करते हैं, ताकि उसके अंदर जो इंसेक्ट का अटैक है या डिजीज का अटैक है वो ना हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्डनिंग यहाँ पे बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको अपन थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन 5 नंबर में अगर पूछता है तो अगर टू द पॉइंट आप चीज़ें लिखते हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ है ये सारी चीज़ें, अगर आप इसमें क्वेश्चन में लिख देते हैं। और फिर इसने दे रखा है एग्रो फॉरेस्ट्री रिलेवेंस की अगर बात करते हैं, यहाँ पे एक ही चीज़ है कि हमें एग्रो फॉरेस्ट्री के रिलेवेंस में अगर हम जाते हैं इन सबका प्रोपोगेशन करने के लिए, तो फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज हमारे होने चाहिए, ड्रोट टॉलरेंट स्पीसीज होना चाहिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि हम डिग्रेडेड लैंड में इसको की जो है कल्टीवेट करने वाले हैं। और हमें जो लैंड टेन्योर का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी अगर बचते हुए हमें फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज है, ताकि लिमिटेड समय में हमें यहाँ पे जो ज़्यादा चीज़ें वो मिल सके। और ये है आइडियल जो फील्ड बंड के ऊपर जो है हम इरीगेट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे जो है ड्रॉट कंडीशन होती है, तो ऐसे में यहाँ पे क्या है ड्रॉट टॉलरेंट जो प्लांट्स हैं उनका जो है प्लांटेशन यहाँ पे हमें करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे इसी का जो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फास्ट मार्क का एक जो है बी सेक्शन का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि क्रिटिकली हमें एवेल्युएट करना है स्कोप ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री इन हांसिंग वैल्यू एडिशन एंड रूरल इनकम डाइवर्सिफिकेशन। तो हमें जो एग्रोफोरेस्ट्री है उसका जो है स्कोप को हमें क्या है एवेल्युएट करना है, और किस चीज़ के लिए करना है कि उसका हम वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, उसके जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनाएं, और रूरल इनकम डाइवर्सिफिकेशन कैसे होगा एग्रोफोरेस्ट्री का, अगर हम यहाँ पे वैल्यू एडिशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आंसर ये लिखेंगे कि जो है ये क्या करता है, हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री से यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि हमें टिम्बर मिलता है, या फिर पोल्स मिलते हैं, फोडर मिलता है,
फ्रूट्स यहाँ पे मिलते हैं, मेडिसिन मिलते हैं, या फिर बायोफ्यूल्स मिलते हैं, ये सारे जो प्रोडक्ट है। तो काफ़ी सारे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिलेंगे, तो आपकी इनकम का जो है डाइवर्सिफिकेशन वो अपने आप हो जाएगा, आपको सबको पता है। और इसके बारे में ये क्या है, ये क्या है, वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज के अंदर प्रमोट करता है, क्योंकि हमें मल्टीपल यूजेस है, हम यहाँ पे यूज करते हैं, उसका वैल्यू एडिशन करते हैं, उसका प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और इसके बारे में हम यहाँ पे दे रखा है कि जैसे बैम्बू का है, जो फर्नीचर के अंदर हम यहाँ पे यूज करते हैं, अगरबत्ती बनाने में यूज करते हैं, जो पैनल बोर्ड इंडस्ट्री है वो यहाँ पे यूटिलाइज करती है। जैसे यमुना नगर मॉडल है, जो आपका यमुना नगर जो डिस्ट्रिक्ट है आपका हरियाणा के अंदर, तो वो वाला मॉडल के अंदर जो है पैनल बोर्ड इंडस्ट्री में यहाँ पे यूज किया जाता है। और असेंशियल ऑयल है, जैसे यूकलिप्टस का अगर आज यूज जो ऑयल्स है वासी अपन ऑयल निकलता है, और नीम प्रोडक्ट भी हमें काफ़ी सारे मिलते हैं, और लैक रेसिंग या प्रोसेसिंग भी हमें यहाँ पे जो है, जैसे साल अर्जुन ये वाले प्लांट हम लगाते हैं, तो लैक कल्चर भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन अल्टीमेटली और वैल्यू एडिशन यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स का होता है। इसके बारे में इन्होंने बता रहा कि ये और क्या करते हैं, आपका जो कार्बन सीक्वेंस्ट्रेशन है उसको इन्हांस करते हैं, और इनेबलिंग करते हैं फ्यूचर असेस फॉर कार्बन क्रेडिट मार्केट। जैसे कि कार्बन क्रेडिट मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे हमारे सोil के अंदर कार्बन की डेफिशिएंसी है, तो हमारा जो है सोil के अंदर कार्बन जो है क्रेडिट यहाँ पे इंप्रूवमेंट होगा, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे ओवरऑल बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। अनदर इसने चीज़ दे रखी है कि सोil फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करेगा, जो इरोजन है तो उसको रिड्यूस होगा, ये हमने चीज़ें ऑलरेडी बात कर रखी है। और ये मॉडरेट है, जो माइक्रो क्लाइमेट की बात भी मैंने पहले बताई थी यहाँ पे, जो सॉइल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वगैरह रहते हैं उसको माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं, तो उनका जो लिविंग एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सूटेबल है ये मार्जिनल और जो रेनफेड लैंड्स है, तो ताकि जो लैंड्स है छोटी है, लेस देन 1 हेक्टर है, और जो रेनफेड है जो कि इरीगेटेड फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये है लाइवलीहुड सिक्योरिटी को है इन्हांस करता है, और प्रोवाइड करता है हमें कंटिन्यूस कैश फ्लो, क्योंकि हमें अगर यहाँ से प्रोडक्ट्स, हमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते रहेंगे, मल्टीपर्पज अगर ट्रीज हमें यहाँ पे लगा रखे हैं, तो कुछ स्पीसीज है हमें अलग जो है सीजन में यहाँ पे उनके जो है हार्वेस्ट होते रहेंगे, कुछ जो है अलग सीजन में, तो टू द अराउंड द ईयर हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट है वो मिलेंगे, जिससे हमें हमारा इनकम का स्टेबलाइजेशन है तो अराउंड द ईयर यहाँ पे बना रहेगा। उसके बाद में इन्होंने दे रखा कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एक तरीके से हो जाएगा, रूरल का आपको मैंने बताया दिया कि वो है एक तरीके से एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स यहाँ पे हो जाएगा, और खुद का एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा एक तरीके से। और एफपीओ एंड फार्मर इंडस्ट्री लिंकेज यहाँ पे हो जाएगा, जो कि फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजर है और फार्मर इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो उनका लिंकेज हो जाएगा, एक दूसरे कनेक्ट हो जाएंगे, जो फार्मर है वहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करेगा, और जो है फिर बाद में प्रोसेसिंग होकर आपको यहाँ पे काम में आता रहेगा। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे बात कर ली, इस क्वेश्चन में आपको पूछा था कि जो स्कोप है एग्रोफोरेस्ट्री का वो क्या है, वो हमने यहाँ पे बता दिया कि क्या क्या ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है, ये सब कुछ ये चीज़ें करता है। और वैल्यू एडिशन में अंदर और रूरल इनकम डाइवर्सिफिकेशन में हमने बात कर ली, काफ़ी मल्टीपल जो मल्टी प्रोडक्ट है वो ये चीज़ें हमें मिलती है, वैल्यू एडिशन यहाँ पे हमारा हो रहा है, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हमें अलग अलग जो प्लांट्स है वो यहाँ पे देते हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसकी अगर बात करते हैं, तो इन्होंने दे रखा है नेचुरल फॉरेस्ट एंड इकोलॉजिकल, जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, तो नेचुरल फॉरेस्ट एंड इकोलॉजिकल जो है, इकोलॉजिकली नेचुरल फॉरेस्ट है जो आपका जो है इकोलॉजिकली रिप्रेसेबल है, मतलब हम यहाँ पे रिप्लेस इसको नहीं कर सकते हैं नेचुरल फॉरेस्ट को, किसके साथ में, प्लांटेशन फॉरेस्ट के कंपैरिजन के अंदर। और इसने ये स्टेटमेंट दिया है, और हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है विथ रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के साथ में, कि हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करेंगे, और साथ में इकोसिस्टम जो सर्विसेज है या फिर इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको मेंटेन करते हुए ये स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, जस्टिफाई यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो इकोलॉजिकली जो है रिप्लेसेबल है, मतलब उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं प्लांटेशन फॉरेस्ट के साथ, तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। और इसकी यहाँ पे अपना बात करेंगे तो क्यों है ऐसा सिस्टम, क्योंकि जो यहाँ पे दे रखा है बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीसीज कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं नेचुरल फॉरेस्ट की, और जो हमारा सोशल फॉरेस्ट्री है उसकी अगर बात करते हैं, जो कि जिसको हम प्लांटेशन फॉरेस्ट बोलते हैं, तो जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसके अंदर मल्टी स्टोरेड कैनोपीज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा फॉरेस्ट एक्चुअल में अगर आप गए हैं जंगल में, तो वहाँ पे जो 200 मीटर 100 मीटर की हाइट तक कुछ जो है 50 मीटर की हाइट तक ऐसे जो इतनी हाइट तक की जो प्लांट्स है वो अपने आपको देखने को मिलेंगे। और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है, काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के, मतलब अगर आप 2 मीटर 1 मीटर एरिया में देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग स्पीसीज है, उस आपको 1 मीटर एरिया में वहाँ पे एक्चुअल फॉरेस्ट के अंदर जो नेचुरल फॉरेस्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स होता है, और जो डीप रूटेड इकोलॉजिकल इंटरेक्शन यहाँ पे होता है, कुछ प्लांट्स हैं
जो मैंने बताया कि 50 मीटर के अबाव उनकी हाइट है या 100 मीटर के अबाव उनकी हाइट है, तो वो काफ़ी डीप रूटेड यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। वही अगर बात करते हैं प्लांटेशन फॉरेस्ट, जो हम यहाँ पे खुद से एक्स्ट्रा से हमने, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट है वो एक तरीके से प्लांटेशन फॉरेस्ट, जो मैन मेड जो फॉरेस्ट बना रहे हैं उसको हम प्लांटेशन फॉरेस्ट यहाँ पे बोलते हैं। तो वो क्या होता है, मोस्टली मोनोकल्चर होता है। तो जैसे कि हमने कोई फील्ड की बंड पे अगर हम लगा रहे हैं, तो हम जैसे हमने फॉरेस्ट की अगर बात करी, सोशल फॉरेस्ट की, तो हम ज़्यादातर मोनोकल्चर एक ही स्पीसीज वहाँ पे लगाते हैं, इतनी स्पीसीज यहाँ पे नहीं होती है। अनदर बात करेंगे तो ये क्या है, लो बायोडाइवर्सिटी होती है। मतलब कि अगर हमने मोनोकल्चरिंग की है तो हमें वहाँ पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी एक तरीके से क्रिएट नहीं हुई है, काफ़ी कम जो है स्पीसीज वहाँ पे, एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 स्पीसीज यहाँ पे लगा सकते हैं। और लिमिटेड हैबिटाट ऑप्शंस यहाँ पे हमें होते हैं। और जो है इतना ज़्यादा जो है हैबिटाट है वो यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाता प्लांटेशन फॉरेस्ट की अगर यहाँ पे बात करेंगे। तो ये डिफरेंस हो गया नेचुरल फॉरेस्ट और प्लांटेशन फॉरेस्ट के अंदर। तो ये चीज़ें सीधा पता लगता है कि इतना सब कुछ जो अब हमारे नेचुरल फॉरेस्ट में इतना मिलता है, डेंस फॉरेस्ट कम्युनिटी यहाँ पे होती है, मल्टी स्टोरी सिस्टम होता है और डीप रूटेड होता है, पूरा इंटरेक्शन होता है, वो सारी चीज़ें अल्टीमेटली जो हमारा जो प्लांटेशन फॉरेस्ट है वो कभी भी यहाँ पे इसको है रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये जो हम स्टेटमेंट अगर देते हैं तो यहाँ से सीधा पता चल जाएगा कि यही है एक तरीके से जो है इसको जो रिप्रेसेबल बनाता है, तो ये रिप्लेस यहाँ पे नहीं हो सकता। फिर अपन बात करेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज की। अगर आप बात करते हैं इन दोनों फॉरेस्ट के बीच में, तो क्या क्या करता है नेचुरल फॉरेस्ट, क्या करता है कि आपको जो हाइड्रोलॉजी है, जो साइकिल है, जैसे रेन 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 जो सीजन आता है, बारिश होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करने में हेल्प करता है। जिससे कि जैसे कि आपको पता है कि जितने ज़्यादा हम प्लांट लेंगे उतनी ज़्यादा हमारी बारिश होगी। तो उसको क्या है, पूरी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को है उसको क्या है यहाँ पे मेंटेन करता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और कार्बन साइकिलिंग में और न्यूट्रिएंट टर्नओवर के अंदर भी पूरा बेनिफिशियल हमारे लिए होता है। जबकि प्लांटेशन की हम बात करते हैं तो हमें क्या तरीका है, ये कंपेरिजन यहाँ पे दे देंगे कि ये है हमारा जो नेचुरल फॉरेस्ट है ये करता है, हमारा जो प्लांटेशन फॉरेस्ट है ये करता है। तो इसलिए जो है हमारा जो नेचुरल फॉरेस्ट को है, जो हमारा प्लांटेशन फॉरेस्ट है, वो उसको कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं। जबकि हम प्लांटेशन फॉरेस्ट की यहाँ पे बात करें तो ये लिमिटेड इकोलॉजिकल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, क्योंकि सिंप्लीफाइड इसका स्ट्रक्चर होता है। और जबकि हमने देखा अभी अभी जो आपका नेचुरल फॉरेस्ट है उसका जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर इकोलॉजिकल रिजाइलेंस के टर्म में अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल फॉरेस्ट क्या होता है कि हाई हाई रिजाइलेंस आपका शो करता है। मतलब कि रिजाइलेंस टर्म का मतलब हो गया कि जो आपका स्ट्रेंथ है, किसी भी चीज़ को टॉलरेट करने की क्षमता है, या उसको वो अपने आप को सहन कर सकता है, उससे ओवरकम कर सकता है, तो वो चीज़ें उसका मतलब होता है रिजाइलेंस। तो ये क्या करता है कि ये फॉरेस्ट, जो नेचुरल फॉरेस्ट हाई रिजाइलेंस शो करता है। क्लाइमेटिक स्ट्रेस अगर आता है, जैसे ड्रोट आ गया या आपकी फ्लडिंग आ गई, या फिर आपका लो टेम्परेचर आ गया या हाई टेम्परेचर हो रहा है, तो उसको जो टॉलरेट करने की क्षमता है वो आपके नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर है। और पेस्ट से भी जो है यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रेस को टॉलरेट कर पाता है। डिजीज यहाँ पे जो है वो कम देखने को मिलती है इन प्लांट्स के अंदर। और जबकि हम प्लांटेशन फॉरेस्ट की बात करें तो ये वल्नरेबल होते हैं, मतलब कि इजीली है इनका जो रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, तो इजीली है जो है पेस्ट आउटब्रेक और ड्रोट फायर इनके चपेट में जल्दी आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, इनको यहाँ पे क्या करती है, रिप्लेस कर जो हम एक डिफ्रेंशिएट करती है आपको जो नेचुरल फॉरेस्ट है और यहाँ पे प्लांटेशन फॉरेस्ट के बीच के। उसके बारे में सोइल हेल्थ और माइक्रोबायोलॉजी डाइवर्सिटी के टर्म में अगर देखते हैं तो नेचुरल फॉरेस्ट क्या करता है, आपको सपोर्ट करता है रिच माइक्रोफ्लोरा को। काफ़ी ज़्यादा फ्लोरा है, माइक्रोब्स है, ऑर्गेनिक कार्बन है, ये सारी चीज़ें आपको नेचुरल फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी। ऑर्गेनिक मैटर बिल्टअप काफ़ी सारे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और स्लो न्यूट्रिएंट रिलीज, वो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं अगर यहाँ पे अपन नेचुरल फॉरेस्ट की अगर यहाँ पे बात करें तो। जबकि अपन प्लांटेशन फॉरेस्ट की बात करते हैं, ये सोइल डिप्लीशन कोज करता है। यहाँ पे एलिलोपैथी हमें देखने को मिलती है, जिससे कि क्या है, सोइल का जो डिग्रेडेशन है वो जल्दी ज़्यादा होता है। और एलिलोपैथी का मतलब है एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होना। ये ऐसे केमिकल्स यहाँ पे रिलीज करती हैं जिससे कि जो आपकी नेबरहुड जो स्पीसीज होती है उसके जो ग्रोथ है वो यहाँ पे इम्पैक्ट होती है। जैसे कि हमने कई स्पीसीज आपकी वीट की यहाँ पे देखी है। और ये इम्बेलेंस न्यूट्रिएंट साइकिल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है प्लांटेशन फॉरेस्ट के अंदर। और फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टर्म के अंदर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या होता है कि प्लांटेशन जो क्रॉप की अगर यहाँ पे बात करते हैं, प्लांटेशन फॉरेस्ट की बात करते हैं, ये अक्यूमुलेट करता है कार्बन को फास्टर बट स्टोर लेस इन द लॉन्ग टर्म। तो ये क्या है, कार्बन को जल्दी यूटिलाइज करता है जबकि स्टोर काफ़ी कम करता है लॉन्ग टर्म के लिए आपका प्लांटेशन फॉरेस्ट। वही अगर नेचुरल फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, स्टोर करता है डीपर, लंबे समय के लिए करता है, स्टेबल करता है कार्बन को सॉइल के अंदर, और बायोमास को सेंचुरीज के लिए लगभग यहाँ पे ये यहाँ पे कार्बन को स्टोरेज करता है।
तो ये चीज़ें हैं, ये डिफरेंस हो गया कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के टर्म में। और कंजर्वेशन इंपॉर्टेंस की अगर बात करते हैं तो जो आपका नेचुरल फॉरेस्ट है तो वो क्या करता है, जीन बैंक की तरह करता है, क्योंकि काफ़ी सारी जो डाइवर्सिटीज़ है, बायोडाइवर्सिटीज़ है, वो आपके नेचुरल फॉरेस्ट में पाई जाती है। एक तरीके से जीन बैंक है। तो कैसी स्पीसीज है जो हमारे अभी ज़मीन पे है वो लुप्त हो चुकी है, अगर हम उनको ढूंढने जाए तो हमें क्या पता, नेचुरल फॉरेस्ट में मोस्टली यहाँ पे मिल जाती है। क्रिटिकल है वाइल्ड लाइफ, जो आपको पता है कि काफ़ी सारे जंगली जानवर हैं, वो आपके इसको जो है उनकी लाइफ को जो है सपोर्ट करता है कौन, आपका नेचुरल फॉरेस्ट। पोल्यूशन नेटवर्क को जो है पोलिनेशन नेटवर्क, सॉरी, तो पोलिनेशन नेटवर्क को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोलिनेशन वगैरह, विंड वगैरह जब चलती है तो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी भी हमें यहाँ पे नेचुरल फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। वही अगर बात करते हैं हम, दो है और जो आपका है प्लांटेशन फॉरेस्ट, तो ये रिफ्यूजिया के अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज के जो है वो रिफ्यूजिया की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। तो एट द रेट हम कंक्लूजन की अगर बात करें तो कंक्लूजन यही निकल के आता है कि प्लांटेशन फॉरेस्ट क्या होता है, बेनिफिशियल होते हैं फॉर टिम्बर एंड बायोमास, बट दे कैन नॉट सब्स्टिट्यूट नेचुरल फॉरेस्ट। तो हमें क्या होता है, प्लांटेशन जो आपको फॉरेस्ट है वो टिम्बर और बायोमास के लिए बेनिफिशियल है, हमारे इनकम के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं हमारा जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको। और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन मस्ट भी जो है हमारे प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, रिस्टोरेशन के लिए, और कनेक्टिविटी ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट लैंडस्केप के लिए। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, इकोलॉजिकल हमें कंजर्वेशन करना है, क्लाइमेट को कम हमें डैमेज करना है, वो सारी चीज़ें अगर देखे जाए तो इन टर्म्स के अंदर हमें हमारा जो एक तरीके से प्लांटेशन फॉरेस्ट है वो कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा हमारे नेचुरल फॉरेस्ट को। तो ये सारी जो टर्म्स है, इन टर्म्स क्या है, आपके स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेगी। ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे कि बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीसीज कंपोजिशन इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इकोसिस्टम सर्विसेज नेचुरल फॉरेस्ट की ऐसी है, प्लांटेशन फॉरेस्ट की ऐसी है, इकोलॉजिकल रिजाइलेंस इसका ऐसा है, नेचुरल का ऐसा है, प्लांटेशन का ऐसा है, सोइल हेल्थ एंड माइक्रो बायोडाइवर्सिटी के बारे में बता देंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता देंगे, तो आपका जो स्टेटमेंट है पूरा जस्टिफाई हो जाएगा। और काफ़ी अच्छा आंसर है, अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये है, असेस द करंट स्टेटस एंड चैलेंजेस ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री एडेप्टेशन इन हरियाणा। एक तरीके से मैं ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें की जो क्वेश्चन है आपके जो ओवरऑल है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिलेबस को यहाँ पे कवर कर रहा है, और एक बहुत अच्छा खासा आपका जो रिवीजन है यहाँ पे हो रहा है। तो आपको ये चीज़ें हैं कभी भूलनी नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तो असेस द आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, दे रखा कि असेस द करंट जो स्टेटस है एंड चैलेंजेस फॉर एग्री फॉरेस्ट्री एडेप्टेशन है हरियाणा। तो हरियाणा के अंदर जो है क्या करंट स्टेटस है एग्रो फॉरेस्ट्री का, और क्या क्या चैलेंजेस आए हैं हरियाणा के अंदर एग्रो फॉरेस्ट्री को लेके, और सजेस्ट करना है कि कैसे हम फार्मर्स के पार्टिसिपेशन है उसको इम्प्रूव कर सके एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ, और मार्केट लिंकेज वैल्यू एडिशन को है इसको हम डेवलप कर सकें। तो ये आपका है, ये क्वेश्चन है, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो इसका अपन आंसर है वहाँ पे अपन लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, करंट स्टेटस के बारे में बात करेंगे कि आप एग्रो फॉरेस्ट्री का जो करंट स्टेटस क्या है हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा क्या है, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एग्रो फॉरेस्ट्री स्टेट, सबसे ज़्यादा एग्रो फॉरेस्ट्री अगर का जो एरिया पाया गया है तो आपका हरियाणा के अंदर पाया गया है, और ये पर्टिकुलरली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला। तो हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में एग्रो फॉरेस्ट्री क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसको भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे कि हरियाणा एक लीडिंग एग्रो फॉरेस्ट्री स्टेट है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला के अंदर है। और जो डोमिनेंट स्पीसीज है यहाँ पे कौन सी जो है आपके यहाँ पे पाई जाएगी, जो पॉपुलर बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे जो एक तो शेल्टर बेड्स है वो काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं, और एक जो है कैनाल वाला एरिया है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो वाटर लॉगिंग है वो ज़्यादा होती है, तो उसके लिए यूक्लिप्टस, जो इसको हम सफेदा भी हिंदी में बोलते हैं, तो उस प्लांट का यूटिलाइज करना बायो ड्रेनेज की तरह उसका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्लांटेशन यहाँ पे किया जाता है। तो अभी हरियाणा में आप लोग अगर एग्जाम देने भी गए होंगे, अदर स्टेट कैंडिडेट्स जो हरियाणा के हैं वो तो ऑलरेडी जानते होंगे कि जो आपने ये है यूक्लिप्टस वाले जो रेंज है काफ़ी ज़्यादा देखी हुई, ये काफ़ी पुराने समय पे प्रोजेक्ट भी चला था, तो उसी प्रोजेक्ट का जो हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यूक्लिप्टस है, सफेदा मैंने बताया, ये बायो ड्रेनेज की तरह यहाँ पे काम करता है, तो इसके वुड लोड्स आपको देखने को मिलेंगे, नीम है, शीशम है, और जो मीलिया दुबिया जो प्लांटेशन है इसका जो है एक्सपेंडिंग, ये धीरे धीरे करके एक्सपेंड हो रहा है। तो ये चीज़ें डोमिनेंट सिस्टम है यहाँ पे हरियाणा का, तो ये आपको बताना है। और इसके बारे में करंट स्टेटस में आप और चीज़ें लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे कि ये कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली टू प्लाईवुड एंड पेपर इंडस्ट्री, जो आपकी हरियाणा की है उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, स्पेशली अराउंड द यमुना नगर, इंडियाज लार्जेस्ट टिम्बर इंडस्ट्री क्लस्टर है। जैसा कि आपको पता है कि यमुना नगर के अंदर आपका जो इंडिया का लार्जेस्ट जो टिम्बर इंडस्ट्री क्लस्टर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वो यहाँ पे आपके यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे हरियाणा यहाँ पे अग्रणी है आपके जो एग्रो फॉरेस्ट्री उसके अंदर।
हरियाणा वॉज अमंग द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द नेशनल एग्रोफोरेस्ट्री पॉलिसी, जो कि आपकी 2014 के अंदर आपकी जो एग्रोफोरेस्ट्री आई थी, ये जो पॉलिसी आई थी, उसको सबसे पहले अडॉप्ट किसने किया था? हरियाणा ने किया था। तो ये सारी चीज़ें जस्टिफाई करती है जो स्टेटस क्या है हरियाणा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक तरीके से एरिया इसके पास ज़्यादा है, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे अडॉप्ट किया था। और प्लाईवुड इंडस्ट्री के अंदर यमुनानगर का नाम है, वो कौन कौन से स्पीसीज है मोस्टली यहाँ पे पाई जाती है वो हमने बता दिया। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से करंट स्टेटस है, वो हमने यहाँ पे इसका बता दिया है। और इसके बारे में अगर नेक्स्ट अपन बात करेंगे बेनिफिट्स जो है क्या क्या रहने वाले हैं, तो बेनिफिट्स की अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं, तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है फार्म इनकम, जो आपकी फार्म की इनकम है उसको इंक्रीज करता है 2 to 3 times। तो मतलब कि एक्चुअल में जो आपकी लैंड जो खाली थी उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज ही कर रहे हैं यहाँ पे। तो 2 to 3 times अगर फार्म की इनकम है वो इंक्रीज होगी कंपेयर टू कन्वेंशनल अगर क्रॉपिंग कर रहे हैं विदाउट हम एग्रोफोरेस्ट्री के यहाँ पे जा रहे हैं। और ये प्रोवाइड करता है फूड, फ्यूल वुड, और सपोर्ट करता है माइक्रो क्लाइमेट एंड रिड्यूस विंड इरोजन इन वेस्टर्न हरियाणा के अंदर। जो वेस्टर्न हरियाणा के अंदर आपको पता है कि जो है ब्लैक सोइल नहीं है वहाँ पे, जो है सैंडी सोइल ही पाई जाती है। और क्योंकि राजस्थान से सटा हुआ वो एरिया है, बॉर्डर यहाँ पे लगता है, तो वहाँ पे सैंडी सोइल है, तो वहाँ पे विंड इरोजन ज़्यादा होता है। तो उसको भी हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम एग्रोफोरेस्ट्री प्लांटेशन करते हैं। फ्यूल फॉडर और ये माइक्रो क्लाइमेट को सपोर्ट करने वाली सारी चीज़ें हैं, तो हमने ऑलरेडी भी पढ़ी थी ये सारी चीज़ें, यहाँ पे बेनिफिट्स तो आपको पता है। और ये इन्हेंस करता है हमारे सोइल ऑर्गेनिक कार्बन को इन्हेंस करता है, क्योंकि इनकी जो लीव्स है, जब यहाँ पे लीफ का जब फॉल होगी तो सोइल के अंदर जाएगी, उसका डिग्रेडेशन होगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन है उसका कंटेंट यहाँ पे बढ़ेगा। स्पेशली अंडर बाउंड्री प्लांटेशन सिस्टम में हम जाते हैं, तो वहाँ पे हमें ऑर्गेनिक कार्बन जो है इंक्रीज देखने को मिलता है हमारे सोइल के अंदर। फिर हम चैलेंजेस की बात करेंगे कि हरियाणा के अंदर इसको अडॉप्ट करने में क्या क्या चैलेंजेस है। तो चैलेंजेस की अगर सबसे पहले अगर बात करें तो मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन है, मतलब कि जो मार्केट की जो प्राइस है वो स्टेबल नहीं है यहाँ पे। तो मार्केट की प्राइस अगर स्टेबल नहीं है तो यहाँ पे जो है फ्लक्चुएशन उसकी प्राइस के अंदर आता है, तो फार्मर यहाँ पे इसको अडेप्ट करने के लिए क्या करता है, घबराता है एक तरीके से, क्योंकि इस साल क्या है प्राइस मैक्सिमम मिले ना मिले, या क्या कम प्राइस मिलती है तो उसको थोड़ा घाटा सहन करना पड़ सकता है। तो ये है। तो मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन पॉपुलर एंड यूटिलिटीज ड्यू टू ओवर सप्लाई एंड इंडस्ट्री साइकिल के कारण यहाँ पे देखने को मिलता है। रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे हैं, जैसे कि अर्लियर रेस्ट्रिक्टेड ट्री हार्वेस्टिंग, जो कि आपको पता है कि अगर आप हरे पेड़ अगर आप काटते हैं तो आपको है जेल हो सकती है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक है लॉ बना हुआ है, कानून बना हुआ है। तो ये जो रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स भी यहाँ पे दे रखे हैं, और ट्रांसपोर्ट भी हम इसको नहीं कर सकते हैं थ्रू जो है आपका जो है ईस्ट पोस्ट जो 2015 आया था उसके थ्रू ये आप चीज़ें मनाही कर रखी है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए थोड़ा इसके अंदर रिलीफ देना चाहिए कि अगर फार्मर ये चीज़ें कर रहा है तो उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता है। वाटर स्केसिटी एंड प्रिसीजन डेट ट्री कंप्लीट विद compete विद द क्रॉप। तो पानी की भी तो कई, जैसे वेस्टर्न हरियाणा की बात करते हैं तो वहाँ पे पानी की कमी है, तो वहाँ पे इसको अडेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और लैक ऑफ डाइवर्सिफाइड स्पीसीज पोर्टफोलियो, तो काफ़ी सारी जगह अब मैंने बताया कि अगर मोनो वो हम करते हैं, मोनो प्लांटेशन हम करते हैं, तो हमारे को इतना ज़्यादा सोइल में बेनिफिट भी नहीं होगा। और ओवरऑल है क्या कि अगर किसी एक पर्टिकुलर हमने स्पीसीज लगाई है तो उसका अगर मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, ओवर सप्लाई हो जाती है, तो वहाँ पे हमें बेनिफिट शेयरिंग यहाँ पे नहीं मिलता है। तो स्पीसीज का जो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है उसका कम है, इस कम स्पीसीज ही वहाँ पे अडेप्ट करने लायक है, तो उसका भी एक तरीके से कंस्ट्रेंट यहाँ पे आता है। और लीडिंग टू पेस्ट एंड डिजीज रिस्क पे भी यहाँ पे जो मोनोकल्चर अगर हम करेंगे तो पेस्ट एंड डिजीज का अटैक यहाँ पे ज़्यादा होता है। जैसे कि पॉपुलर लीफ डिफोलिएटर है, तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलर को है इंसेक्ट अफेक्ट करता है। वीक फार्मर इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट है, फार्मर का इंडस्ट्री से इतना कॉन्टैक्ट नहीं है यहाँ पे। और क्वालिटी बेस्ड प्राइसिंग भी यहाँ पे इतनी अच्छी खासी नहीं है। तो ये अपन क्या कर सकते हैं, चैलेंजेस बता सकते हैं कि ये आपके चैलेंजेस हरियाणा के अंदर आ सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री को अडेप्ट करने के लिए। फिर आप मतलब बताएंगे कि इम्प्रूव टू मेजर कौन कौन से इम्प्रूव है, हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस चीज़ को। तो हमें क्या करना है, हाई वैल्यू जो अच्छे खासा जो हाई वैल्यू वाली भी बात बताई थी पहले, कि ये जो हाई इनकम यहाँ पे मिलेगा जिन पौधों जिन प्लांट्स को अगर हम बेच के अच्छी खासी हमें इनकम मिलती है, तो उनको हमें प्रमोट करना है। क्लाइमेट रिजाइलेंट स्पीसीज यहाँ पे होना चाहिए, ताकि वो ड्रोट वगैरह को टोलरेट कर सके, इंसेक्ट पेस्ट को यहाँ पे टोलरेट कर सके। जैसे यहाँ पे नाम दे रखा है मीलिया है, शीशम है आपका, बैम्बू है, अर्जुन, तो नाम अगर आप ऐड कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट यहाँ पे रहने वाला है। अनदर बात करते हैं स्ट्रेंथन फार्म इंडस्ट्री को, जो है फार्म और इंडस्ट्री के बीच में हमें लिंकेज क्रिएट करना, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं इंडस्ट्री के बीच में, या फिर फेयर प्राइस मैकेनिज्म का हम यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू भी हम जा सकते हैं। और इस्टेब्लिश कर सकते हैं प्रोसेसिंग यूनिट्स, जैसे कि बैम्बू के लिए हम प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं, तो प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बारे में अगर उस बेचते हैं तो हमें ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट शेयरिंग यहाँ पे मिलता है। मेडिसिनल प्लांट या बायो एनर्जी के थ्रू भी अपन यहाँ पे जा सकते हैं।
डेवलप कर सकते हैं मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर टिम्बर प्राइसिंग ट्रेंड, ताकि हमें जो है प्राइस का ट्रेंड, जैसे मार्केट इंटेलिजेंस वाला आपने पढ़ा होगा, या फिर जो मार्केट न्यूज़ है वो आपने पढ़ा होगा, मंडी के अंदर हम एग्रीकल्चर प्राइसेस के, तो हमें ऑलरेडी पता चल जाना चाहिए इस साल जो है इसकी प्राइस कितनी रहने वाली है, हाई रहेगी, लो रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्लान कर सकते हैं। और फिर हमें क्या करना है कि ट्रेनिंग ऑन इंटीग्रेटेड ट्री क्रॉपिंग मैनेजमेंट, तो हमें इसको फार्मर्स को है इंटीग्रेटेड ट्री के साथ में जो एग्रो फॉरेस्ट्री वाला सिस्टम उसके ऊपर हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए। ऑप्टिमम स्पीसीज जो स्पेसिंग है उसके ऊपर हमें क्या करना है, इसका प्लांटेशन करना, ताकि जो हमारा जो फार्मिंग जो एक्टिविटी है वो भी यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो, और अल्टीमेटली हमें जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, जो सोशल फॉरेस्ट्री है, वो भी हमारे यहाँ पे हो जाए। प्रूनिंग और फर्टिलाइजेशन वगैरह भी हमें टाइम, ये सारी चीज़ें हमें करना चाहिए। और इंकरेज करना चाहिए हमें इरिगेशन एफिशिएंसी सिस्टम को, जैसे ड्रिप फॉर ट्री बेस्ड मॉडल्स के लिए हमें ड्रिप जो इरिगेशन है उसके थ्रू हमें यहाँ पे जाना चाहिए। तो ये सारे हम क्या है मेजर्स हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमने बात यहाँ पे कर ली। कंक्लूजन फाइनल अगर क्वेश्चन को हम कंक्लूड करते हैं तो आप पे बात निकल के आती है कि एग्रो फॉरेस्ट्री हरियाणा में एक अच्छा खासा पोटेंशियल लेकर चलता है इनकम डाइवर्सिफिकेशन के लिए और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए, विथ प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। अगर हमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ मिलती है, कुछ स्कीम्स मिलती है, एमएसपी यहाँ पे हमें मिलता है, तो अच्छा खासा एक ह्यूज पोटेंशियल यहाँ पे हमें मिलता है, और इनकम डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ में इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी भी हमें यहाँ पे मिलती है। तो ये आपको क्वेश्चन को यहाँ पे कंक्लूड कर देना। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, डिस्कस फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फोना कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज विद स्पेशल रेफरेंस टू हैबिtat फर्मेंटेशन एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरफेरेंस इशू। तो हमें क्या करना, डिस्कस करना है फ्लोरा और फोना का कंजर्वेशन, क्या क्या स्ट्रेटजीज यहाँ पे हमारी हो सकती हैं, और हमारा स्पेशल रेफरेंस किस चीज़ पे होना चाहिए, हैबिtat फ्रेगमेंटेशन और ह्यूमन लाइफ इंटरफेरेंस जो इशूज़ है उसके ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आंसर करते हैं तो अपन इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन की हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए उसका इंपॉर्टेंस हमें यहाँ पे देना होगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन की अगर बात करते हैं तो फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फोना क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी को और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को और क्लाइमेट रेगुलेशन और इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को यहाँ पे करते हैं। फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फोना की बात होगी, यहाँ पे जो प्लांट्स और साथ में जो एनिमल्स है, सो अपन बोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है, तो उन सब की यहाँ पे बात करते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को करते हैं, क्लाइमेट रेगुलेशन और इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को करते हैं। उसके बाद में ये क्या है, थ्रेट जो है इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर हैबिटाट लॉस का हमारे यहाँ पे थ्रेट है, और फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, और इन्वेसिव स्पीसीज यहाँ पे कई बार आ जाती है जो कि हमें नुकसान पहुंचाती है। पोचिंग एक्टिविटीज़ है, जैसे कि शिकार वगैरह हो रहा है हमारे जो है एनिमल्स वगैरह का, तो वो भी हमारा बायोडाइवर्सिटी को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। और क्लाइमेट चेंज भी एक रीज़न है जिसकी वजह से कई स्पीसीज है वो हमारे एक्सटेंट होती जा रही है। वो पहले पाई जाती थी लेकिन अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से वो नहीं पाई जाती। तो हम स्ट्रेटजीज की अगर बात करते हैं कि फॉर कंजर्विंग फॉरेस्ट फ्लोरा, की फॉरेस्ट फ्लोरा को हम कैसे जो है स्ट्रेटजीज कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के थ्रू हम जाएंगे। इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है उसका हम क्रिएशन करेंगे, और कम्युनिटी रिजर्व, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी आई होप इकोलॉजी के अंदर। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में हम जा सकते हैं। इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन का मतलब हो गया कि जो चीज़ जहाँ है उसको वहीं पे जाके कंजर्व करना, और एक्सिक्यूटिव कंजर्वेशन का मतलब होता है कि उसको आउट ऑफ देयर जो उसकी जो डोमिनेटेड प्लेस है वहाँ से ले जाके हमें और कहीं जाके उसको हम कंजर्व करते हैं, वो एक्सिक्यूटिव कंजर्वेशन में यहाँ पे आता है। फिर असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन इन डिग्रेडेड फॉरेस्ट, तो हमें जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हमें अगर हो गया है, जो फॉरेस्ट है वो उजड़ चुका है, वो यहाँ पे नहीं है, तो उसको हमें क्या है नेचुरल रीजनरेशन के थ्रू हमें उसको असिस्ट करना चाहिए, और कंट्रोल करना है इन्वेसिव स्पीसीज जो ऐसे जैसे लेंटाना है आपका। और तो ये स्पीसीज क्या होती है हमारे लिए नुकसानदायक होती है, और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए भी नुकसानदायक होती है। तो इनको क्या है कंट्रोल करना पड़ेगा कि इनको हम जो है एंट्री यहाँ पे ना हो, और अगर आती भी है तो इसको रिमूव करना पड़ेगा थ्रू मैकेनिकल और बायोलॉजिकल मेथड्स के द्वारा। और एक्सिटिव कंजर्वेशन मैंने जैसे बताया कि आउट ऑफ देयर डोमिनेटेड प्लेस हम जाते हैं, जैसे बोटनिकल गार्डन अगर हम क्रिएट करते हैं, सीड बैंक करते हैं, टिश्यू कल्चर हम करते हैं फॉर रेयर प्लांट्स के लिए, तो हम एक्सिटिव कंजर्वेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। और पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट टू इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज़, तो हमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, लोकल कम्युनिटी को है इसमें इन्वॉल्व करेंगे, ताकि हमें क्या है एक तरीके से जो कंजर्वेशन हमारा फ्लोर फॉरेस्ट है उसको अपन कर सकते हैं। फॉनल कंजर्वेशन की अगर बात करते हैं तो फॉनल जो है उसके कंजर्वेशन में तो क्रिएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हमें यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए टू रिस्टोर कनेक्टिविटी बिटवीन
जो फ्रेगमेंटेड हैबिटाट्स उसके बीच में जो कनेक्टिविटी लूज हो गई है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। और हमें स्ट्रेंथनिंग करनी है एंटी पोचिंग यूनिट्स, जैसे शिकार अगर हो रहा है उसको एंटी पोचिंग यूनिट्स हमें बना सके, शिकार को हम उसको रोक सके। हैबिटाट मॉनिटरिंग करना चाहिए, जो एनिमल कहाँ रह रहा है उसको उसको वहाँ पे वो एक्चुअल में है भी नहीं हो, वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें मॉनिटरिंग हमें करना चाहिए। और लैंडस्केप लेवल प्लानिंग हमें यहाँ पे करनी चाहिए कि धरातल पे जो एक्चुअल में चीज़ हो रही है उसके हिसाब से हमें प्लानिंग यहाँ पे करना पड़ता है। ह्यूमन लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन भी हमें देखना चाहिए, और जैसे कि कंपनसेशन हुआ, बैरियर्स हुआ, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे जो है हम यूज कर सकते हैं हमारे जो है फॉनल कंजर्वेशन के लिए। उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल इंटरमिनेशन की अगर बात है, कौन सी टेक्नोलॉजीज भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी जैसे यूज ऑफ जीआईएस का हमें, ताकि उसके अंदर एक तरीके से हमें डाटा मिल जाएगा कौन कौन सी स्पीसीज है यहाँ पे। किसी को डिजीज जैसे हम एनालाइज कर लेते हैं प्लांट्स वगैरह के अंदर, तो वो सारी चीज़, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मॉइस्चर डेफिशिएंसी, वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग का यूज़ करेंगे, कैमरा ट्रैप हुआ, ड्रोन हुआ मॉनिटरिंग के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी की यूज़ कर सकते हैं। और डीएनए बारकोडिंग ऑन पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग के लिए। और इसके बारे में अगर बात करते हैं पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की अगर बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, स्ट्रॉन्ग जो इन्फोर्समेंट, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है वो हम लेके आएंगे, यहाँ पे एक्ट बनाएंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हुआ, हमारा बायोडाइवर्सिटी रूल्स हुआ, इन सब का हम क्या है इन्फोर्समेंट अच्छे से हमें करना है। और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थ्रू ग्रीन इंडिया मिशन है, और ये सी कैंपा जो फंड है, तो ये जो मिशन है, ये जो पॉलिसीज है उनका हम यूटिलाइजेशन करके हमारा जो एरिया है फॉरेस्ट को, उसको रिस्टोरेशन हमें यहाँ पे करेंगे। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जो लोग हैं वहाँ पे रह रहे हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हम करेंगे, जैसे स्क्रेड ग्रुप्स हुआ, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हम यूज कर सकते हैं, इको टूरिज्म मॉडल्स वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और लाइवलीहुड लिंकेज कंजर्वेशन थ्रू नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के द्वारा हर्बल प्लांटेशन हम यहाँ पे करेंगे, जैसे मेडिसिन वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। बफर जोन डेवलपमेंट भी यहाँ पे करेंगे, ताकि लोग बाग है उसका जो कम्युनिटी का आना जाना है वो वहाँ पे लिमिट हो सके, ताकि जो है इसका एक्चुअल में डिग्रेडेशन ना हो। कंक्लूजन में हम इस क्वेश्चन को अगर कंक्लूड करते हैं, तो हमें क्या करना है, कंजर्वेशन डिमांड ऐसे होलिस्टिक लैंडस्केप अप्रोच, तो और इंटीग्रेटिंग स्पीसीज, तो हमें अगर कंजर्वेशन करना है तो हमारे जो वो क्या डिमांड करता है, वो एक होलिस्टिक और लैंड इसके बेस्ड हमारी अप्रोच होनी चाहिए। और इसमें हम इंटीग्रेटिंग करेंगे साइंस, पॉलिसी एंड कम्युनिटी पार्टनरशिप, हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना, ताकि जो हमें अल्टीमेटली हमारा जो इसका है कंजर्वेशन यहाँ पे हो सके। अब नेक्स्ट जो अपन सेशन करेंगे वो कल करेंगे, कल सेशन में अपन वीड पढ़ने वाले हैं, तो अगर आप लोगों ने ये पढ़ लिया तो बेटर, और अगर नहीं पढ़े तो आप कल लोग वीड का यहाँ पे है जो पढ़ के आइएगा, तो कि हम उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, और एक तरीके से आपका ये रिविजन यहाँ पे सीरीज यहाँ पे हो जाएगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने आपका हरियाणा एड्यूमेंट्स के नाम से, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिलती रहेगी। तो ये जो है क्वेश्चन हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं उनके आंसर के साथ में, और डिस्कस कर लिया है फ्लोरा फॉर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज क्या होने चाहिए, और रेफरेंस हमारा था ह्यूमन और यहाँ पे हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।